अब हम चारों इक्वेशंस कौन कौन सी, इक्वेशन 4A 4B 4C 4D जिनमें वेव फंक्शंस दिए हुए हैं चारों, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की जेड कंपोनेंट का ऑपरेटर दिया हुआ है, उसकी फुल फॉर्म, और ये दो इक्वेशन 6 और 7 ये ऊपर हैं, 6 और 7। 6 में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और 7 ऑर्थो नॉर्मलिटी का रिलेशन है। इसमें कोई भी फंक्शन हो, अगर सेम फंक्शन है तो कोरोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होती है, और डिफरेंट फंक्शंस हैं तो 0 हो जाती है। तो इन चारों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यूज़ रखेंगे, ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे, और फिर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो रिजल्ट आया है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल और लंबी कैलकुलेशन है। तो आप अगर एग्ज़ाम में करेंगे भी तो बहुत कहीं बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हैं उसमें। अगर आपको देखनी है कैलकुलेशन कैसे होगी ये, तो रॉय और निगम की बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। Gp प्लस Gn/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u0 स्क्वायर r dr। यहाँ पर हमने कौन सी स्टेट ली है, 3s1 स्टेट ली, यानी ड्यूट्रॉन को हमने केवल ये माना है, केवल और केवल कि वो 3s1 ही स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं। जो 4 स्टेट थी हमारे पास, 3s1 3d1 3p1 1p1, तो एक एक करके हम ड्यूट्रॉन को एक स्टेट में मानते हुए चलेंगे। तो ड्यूट्रॉन को हमने 3s1 स्टेट में मान लिया, और ये जो रेडियल ये वेव फंक्शन है ये s स्टेट का है, 3s1 स्टेट का है। यानी ड्यूट्रॉन जब 3s1 स्टेट में ही होगा तो उसकी ये क्या इंटीग्रल क्या कहलाता है, ये प्रोबेबिलिटी। तो ड्यूट्रॉन के 3s1 स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब देखिए क्या आ गया, Gp प्लस Gn/2 ये आ गया, ठीक है ना। Gp क्या होता है, प्रोटॉन के का जायरोमैग्नेटिक रेशो, और ये प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का डबल होता है। ये न्यूट्रॉन के का जायरोमैग्नेटिक रेशो न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का डबल होता है, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का सम, और ये वैल्यू आती है इतनी, ठीक है ना। तो अगर वो 3s1 स्टेट में होता ड्यूट्रॉन, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर, यानी 0.8797 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होना चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं हम ड्यूट्रॉन को किस स्टेट में, ये मानते हो कि ड्यूट्रॉन केवल 3d1 स्टेट में, क्योंकि इन चारों स्टेट्स में किसी में भी हो तो उसका स्पिन 1 ही होगा। हमने पहले ये कैलकुलेट कर ली थी 4 स्टेट के स्पिन 1 के लिए कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स है। तो हमारे पास 4 स्टेट्स आई थी, 3s1 3d1 3p1 और 1p1। तो अब हमने मान लिया ड्यूट्रॉन केवल 3d1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो 3d1 स्टेट का जो टोटल वेव फंक्शन ले लिया, ये उसका ऑपरेटर ले लिया मैग्नेटिक मोमेंट की जेड कंपोनेंट का, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ जो इंटीग्रल है ये वापस यही बताता है कि ड्यूट्रॉन के 3s1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी, जब हमने उसको 3s1 स्टेट में ले ही लिया है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसकी 1 हो गई थी, क्योंकि हमने उसको 3s1 स्टेट में मान लिया था, और किसी स्टेट में नहीं है, वो केवल 3s1 स्टेट में। तो ये 3s1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है, ये 3d1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर हमने ड्यूट्रॉन को 3d1 स्टेट में मान लिया है, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है ना। इसको पेपर पे सॉल्व करके देख लेना, इससे ये टर्म आएगी, इस टर्म से फिर ये टर्म आ जाएगी, 3/4 माइनस 1/4 इंटू Gp प्लस Gn, और Gp और Gn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यूज हैं Gp और Gn की, ये वैल्यूज रखने से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी 0.3101 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। यानी अगर ड्यूट्रॉन
केवल 3D1 स्टेट में होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता, 0.3101 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। अगर ड्यूट्रॉन 3s1 स्टेट में होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होता, यानी 0.8797। और ये क्या चीज़ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर। यहाँ पे लिख दो 2 म्यू पी या 2 म्यू एन, तो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यू पी प्लस म्यू एन। म्यू पी मीन्स प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एन मीन्स न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। तो 3D1 स्टेट में होने पर उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इतना होता, 3D1 स्टेट में होने पर होता अगर न्यूट्रॉन तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता, 0.3101 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। अब हम उसको लेते हैं 1p1 स्टेट में। तो 1p1 स्टेट में ड्यूट्रॉन को ले लेंगे हम, तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो 1p1 स्टेट वाला आ जाएगा, टोटल वेव फंक्शन ड्यूट्रॉन का। ये ऑपरेटर है, मैग्नेटिक मोमेंट का ऑपरेटर, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी जो 1/2 इंटीग्रल 0 to ∞ v1² dr। ये जो इंटीग्रल है ये है ड्यूट्रॉन के 1p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने ड्यूट्रॉन को किस स्टेट में माना है? हमने माना है ड्यूट्रॉन को 1p1 स्टेट में ही माना है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो ये पूरा इंटीग्रल 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/2 वो हम लिख सकते हैं 0.5। ये 4 प्लेस तक हमने इसलिए लिखा है कि सारी वैल्यूज हमने डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक कैलकुलेट किए हैं। ये 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो इसको भी हम 0.5000 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। अब अगर हम ड्यूट्रॉन को 3p1 स्टेट में माने, ये मानते हो कि ड्यूट्रॉन 3p1 स्टेट में होता है, एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में क्या करेंगे? 3p1 स्टेट का टोटल वेव फंक्शन ले लेंगे। ये 3p1 स्टेट का टोटल वेव फंक्शन, ठीक है ना। ये ऑपरेटर हो गया मैग्नेटिक मोमेंट की जेड कंपोनेंट का। इसको जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवेल्युएट करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आती है, यानी 1/4 प्लस 1/4 इंटू GP प्लस GN। ये वही इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल क्या है? ड्यूट्रॉन के 3p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने चूँकि ड्यूट्रॉन को 3p1 स्टेट में माना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ये इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वापस हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 1/4 प्लस 1/4 इंटू GP प्लस GN। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे GP और GN की, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा 0.6899। यहाँ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन लिखना भूल गया हूँ, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर वो ड्यूट्रॉन 3s1 स्टेट में होता तो इतना होना चाहिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट, 3d1 स्टेट में होता तो इतना होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, 1p1 स्टेट में होता तो 0.5 होना चाहिए, और 1p1 में होता तो 0.5 होना चाहिए, 3p1 में होता तो 0.6899 उसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है जो इंटीग्रल है, सभी में इंटीग्रल जो आ रहे हैं 0 to ∞, वो यूनिटी होते हैं, एक उनकी वैल्यू 1 होती है। द इंटीग्रेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन ओवर द रेंज फ्रॉम 0 to ∞ गिव्स यूनिटी बिकॉज ऑफ द अजम्पशन दैट ड्यूट्रॉन इज एंटायरली इन वन ऑफ द 4 स्टेट्स। हमने ड्यूट्रॉन को चारों स्टेट्स में से किसी एक में माना है। जब 3s1 स्टेट ली थी तो केवल 3s1 में माना था, जब 3d1 स्टेट ली थी तो केवल 3d1 स्टेट में माना था, इसी तरह से 1p1 में और 3p1 में। इस वजह से जो इंटीग्रल था ये सभी में जो इंटीग्रल आए थे उनकी वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ ड्यूट्रॉन एग्जिस्टिंग इन दैट स्टेट, ठीक है। अब जो ड्यूट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व की गई है वो होती है 0.8573 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। एक्चुअल वैल्यू ड्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की ये होती है, ठीक है ना। लेकिन हमने जो 4 वैल्यूज निकाली हैं वो कौन कौन सी हैं, ये वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी हैं। 3s1 स्टेट की
0.8797, 3D1 की 0.3101, 1P1 की 0.5000 और 3P1 की 0.6899। अब देखिए इन चारों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है। कोई भी वैल्यू इस वैल्यू से, जो एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू है ड्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की, उस वैल्यू से कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है विच इज नॉट इक्वल टू एनी वन ऑफ द वैल्यूज गिवन इन इक्वेशन 8। ये जो इक्वेशन 8 है, 8A, 8B, 8C, 8D, तो इनमें जो चार वैल्यूज दी हुई हैं, ये वाली वैल्यूज, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं चार, इन चारों में से एक भी वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्यूट्रॉन है किसी एक स्टेट में नहीं रहता। न तो वो एक पूरा का पूरा 3s1 में रहता, न वो 3D1 में रहता, न वो 3P1 में रहता, न 1P1 में। पूरी एक स्टेट में किसी में आके पूरा का पूरा नहीं रहता। सो वी आर फोर्स्ड टू कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ स्टेट्स। तो अब हमें दो स्टेट्स का मिक्सचर लेना पड़ेगा। एक स्टेट में तो देख लिया हमने, 3D1 में भी लेके देख लिया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना नहीं होता। तो सॉरी 3s1 में, 3D1 में भी इतना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, 1P1 का भी मैग्नेटिक मोमेंट ये नहीं होता और 3P1 का भी नहीं होता। तो अब हम कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स कि दो स्टेट्स इसलिए लेंगे कि हमारे पास 4 स्टेट्स हैं और हम केवल उन्हीं स्टेट्स को कंबाइन कर सकते हैं आपस में जो समान पेरिटी की हों, जिनकी पेरिटी सेम हो। तो देखिए एस स्टेट की पेरिटी इवन होती है और डी स्टेट की पेरिटी इवन होती है। तो 3s1 के साथ 3D1 को मिला सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 1P1 इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो ये ऑड पेरिटी हो गई। इन दोनों स्टेट्स की पेरिटी हो गई ऑड, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो हम दो कॉम्बिनेशन, इन चारों स्टेट्स अब अलग अलग तो देख लिया हमने कि किसी एक स्टेट में न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा। तो अब हम कॉम्बाइन करेंगे दो स्टेट्स का। दो स्टेट्स क्यों लेंगे? क्योंकि इन दोनों स्टेट्स की पेरिटी इवन है और इसकी और 3P1 की पेरिटी ऑड है। तो 1P1 और 3P1 को मिक्सअप कर देंगे दो स्टेट्स को, और 3s1 और 3D1 को मिक्सअप करेंगे। अब हम ये मानेंगे कि न्यूट्रॉन या तो इन दो स्टेट्स के मिक्सचर में रहता है या इन दो स्टेट्स के मिक्सचर में रहता है, यानी दोनों कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में या स्टेट में जाता रहेगा, या इन दोनों स्टेट के कॉम्बिनेशन में रहता है। तो अब चेक करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो आगे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा लिया हमने? 3s1 और 3D1, ये कॉम्बिनेशन लिया हमने, इस स्टेट को इसके साथ मिक्सअप कर दिया। अब ये नई स्टेट बन गई दोनों का मिक्सचर। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों के वेव फंक्शन को ऐड कर देंगे। इसका वेव फंक्शन लेंगे और इसका वेव फंक्शन के साथ एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके वेव फंक्शन के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नया वेव फंक्शन बना लेंगे। तो हमने यहाँ एक नया, देखिए नया वेव फंक्शन बना लिया। एस स्टेट का वेव फंक्शन और डी स्टेट के वेव फंक्शन को दोनों को मिला दिया, इसका ए पार्ट ले लिया, इसका बी पार्ट, दोनों को मिक्सअप कर दिया। तो एस स्टेट के वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन की वैल्यू ये होती है जो सफिक्स हैं, और बी की वैल्यू 51211 होती है और एस की 51011 होती है। तो दो स्टेट्स के फंक्शन को मिला के एक नया वेव फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड डी स्टेट्स वी मे कंसिडर द कॉम्बाइंड वेव फंक्शन फॉर एस एंड डी स्टेट्स। ये कॉम्बाइंड वेव फंक्शन हो गया ये। अब जो एस और डी को हमने मिक्सअप कर दिया दो स्टेट्स को, तो ये नया वेव फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलिटी और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन इस वेव फंक्शन में लगाएंगे। इस वेव फंक्शन जब नॉर्मलिटी और ऑर्थोगोनलिटी की लगाएंगे कंडीशंस, तो हमें अब ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्टिंग इन दिस स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? दो स्टेटों का कॉम्बिनेशन। तो न्यूट्रॉन को हमने इसी कॉम्बिनेशन में माना है, तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्टार साई 1011 स्टार प्लस बी स्टार साई 1211 स्टार इंटू ए
साई 1011 प्लस बी साई 1211। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें से अब देखिए ये दो वेव फंक्शन है, ये सेम है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 हो जाएगा। ऐसे ये दो वेव फंक्शन सेम है, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। बाकी ये दोनों वेव फंक्शन अलग अलग हैं, आई और जे अलग अलग डिफरेंट होंगे, तो क्रोनिकर डेल्टा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गई, ये तो 0 हो जाएंगी केवल। और इसका जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका इंटीग्रल 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए स्टार ए प्लस बी स्टार बी। A1 इज इक्वल टू ए स्टार ए प्लस बी स्टार बी। और ए स्टार ए मतलब मॉडुलस ए स्क्वायर, बी स्टार बी मीन्स मॉडुलस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए क्या है यहाँ पर, एस स्टेट के वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, और बी क्या है, डी स्टेट के वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गई ड्यूटोन के एस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए स्क्वायर मॉडुलस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, और बी को मॉडुलस बी स्क्वायर, ये डी स्टेट के वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो डी ड्यूट्रॉन के डी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। चूंकि ड्यूट्रॉन को हमने एस और डी के मिक्सचर में ही लिया है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो तो टोटल तो 1 हो जाएगी, 1, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी एस स्टेट की होगी, कुछ समय एस स्टेट में रहेगा, वो कुछ समय डी स्टेट में रहेगा, दोनों में ही एग्जिस्ट करता रहेगा। कितना कितना होगा ये बाद में निकालेंगे हम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो वेयर पी एस इज इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर एंड पी डी इज इक्वल टू मॉडुलस बी स्क्वायर आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग ड्यूट्रॉन इन एस एंड डी स्टेट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो on using theoretical and experimental values of magnetic moments of deuteron as a mixture of S and D state we get। अब आगे कैलकुलेशन चालू होगी, उसमें क्या करेंगे, इसकी जो थियोरेटिकल वैल्यू हमने निकाल रखी है, एस स्टेट में होने की वैल्यू कितनी होती है, डी स्टेट में होने की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने निकाल चुकी हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी पता है, तो इन सब का यूज करके हम जो पी और डी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।